हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। हमारा ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसका हमने पूरा वीडियो बनाया है, जितने भी बन सकते हैं, और वो आप लोग ज़रूर देखें। हमारा दूसरा टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी का, तो इसको हम लोग पूरे डिटेल्ड वाइज देखेंगे। जितने भी यहाँ से वन लाइनर फैक्ट्स बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में, जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और प्रजातियों की जो बहुलता होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जैव विविधता बोल देते हैं। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे पर्यावरण में। जैव विविधता ही किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक होता है। स्वास्थ्य का संकेतक होता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। पृथ्वी पर जैव विविधता जीवन का आधार है और पर्यावरण में होने वाले तीव्र नकारात्मक परिवर्तन जो होते हैं उसको रोकने में यह सक्षम होता है। देखिए, हमारे पर्यावरण में एक फूड चेन है। अगर जैव विविधता खत्म हो जाए तो वो पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में घास है, घास के साथ साथ घास को खाने वाली बकरी जो भी शाकाहारी जीव है, और उस शाकाहारी जीव को खाने वाले मांसाहारी जीव जैसे बाघ, लकड़बग्घा, तो ये सब शेर, तो ये सब आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारा इसमें से कोई एक जो प्रजाति है वो ख़त्म हो जाए, जैसे घास ख़त्म हो जाए, घास ख़त्म हो जाए तो बकरियों को खाना नहीं मिलेगा। बकरी को खाना नहीं मिलेगा तो बकरियों की जनसंख्या कम हो जाएगी, और जब बकरियों की जनसंख्या कम हो जाएगी तब भैया बाघ को खाने के लिए क्या मिलेगा? बाघ भी तो भूखा मरेगा। तो एक घास के ना होने से पूरा ये जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को घटाते हैं, साथ में तापमान को बैलेंस करने का काम भी करते हैं पेड़ पौधे। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है, डिजर्टिफिकेशन से बचाती है, रेगिस्तान बनने से मिट्टी को। आगे चलेंगे तो विभिन्न पेड़ पौधों का नेटवर्क जो है पर्यावरण को रेजिलिएंट बनाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे पेड़ पौधे मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं जो बाढ़ से, सूखा से, ये सब होने से पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पर मिट्टी जो है ना वो हार्ड रहता है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता वहाँ पर, और ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा जब अगर रहे तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अच्छी रहती है। तो ये होता है। तो पर्यावरण को क्या करता है? वो रेजिलिएंट बनाता है। अधिक जैव विविधता होने पर बीमारियों का फैलाव कम होता है, और एक ही प्रजाति ज़्यादा होने पर रोग तेज़ी से फैलता है। इसको बोलते हैं मोनोकल्चर रिस्क। इसको समझते हैं हम लोग, क्या है मोनोकल्चर रिस्क। सपोज करो कि आपने या किसी किसान ने अपने खेत में सिर्फ गेहूँ उगाया है और गेहूँ में कोई बीमारी आ गई, तो क्या होगा कि वो सारे फसल उसके ख़त्म हो जाएंगे बहुत ही तेज़ी से। और एक दूसरा किसान है जिसने गेहूं के साथ कोई और भी फसल लगा के वहाँ पे रखा है, तो उसका गेहूं तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो फसल लगाया है उसने, वो बीमारी से बचा रहेगा और वो अपना पैदावार कर लेगा। तो यही कहा गया है कि एक ही प्रजाति ज़्यादा होने पर रोग तेज़ी से फैलता है, और जैव विविधता ज़्यादा हो मतलब कि एक से ज़्यादा फसल अगर वहाँ पे लगाया है तो वहाँ पर बीमारी का फैलाव कम होगा। तो कहने का सेंस यही है। आगे चलते हैं। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो रियो डी जेनेरियो में जो है इसको परिभाषित किया गया था बायोडाइवर्सिटी को, जो हम लोग देख चुके हैं क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। और यूनाइटेड नेशन ने 2011 से लेकर के 2020 तक का जो दशक है उसको जैव विविधता का दशक घोषित किया है। देखिए, जैव विविधता का 3 स्तर होता है। एक होता है आनुवांशिक, जो कि उसका आधार होता है जीन। दूसरा होता है जातीय विविधता। तीसरा होता है समुदाय या परितंत्र विविधता। अब तीनों को समझते हैं हम लोग। आनुवांशिक विविधता कहने का मतलब है कोई एक ही प्रजाति में विविधता पाया जाना। जैसे कि हम लोग मनुष्य ले लें, तो मनुष्य एक प्रजाति में आ गया और उन मनुष्यों में जीन में डिफरेंस होने के कारण कोई मनुष्य देखेंगे लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो ये विविधताएं पाई जाती है जीन के आधार पर, आनुवांशिक विविधता। दूसरा जातीय विविधता की बात करेंगे तो जैसे एक पोखर है या एक तालाब है, उसमें मछली भी है, कछुआ भी है, और भी बहुत सारे तरह के जीव कीड़े मकोड़े हैं,
और अगर बात कर लें तो पृथ्वी पर ही देखें तो मनुष्य भी है, जानवर भी हैं, पशु हैं, पक्षी, सब कुछ है। तो इस तरह का जो होता है ना, ये जातीय विविधता हो गया, मतलब एक से ज़्यादा जाति का होना। तालाब में मछली हो गया अलग जाति का, कछुआ अलग जाति का हो गया, ठीक है, मेढक हो गया। तो इस तरह से तीसरा जो है परितंत्र विविधता, मतलब जैसे पृथ्वी पर देखेंगे आप, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है। तो इस तरह की विविधता जो होगी वो परितंत्र की विविधता होगी। तो ये तीनों का मतलब ये रहा। अब हम बात करेंगे तो उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांश में जो है जैव विविधता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे देखिए, जैसे हमारा ये अर्थ है तो ये उच्च अक्षांश होता है, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ भी बीच बीच की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वही कहा गया है, उच्च अक्षांश की तुलना में निम्न अक्षांश और उच्च चोटियों की तुलना में जो निम्न चोटियाँ हैं या फिर घाटियाँ हैं, वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना परिस्थिति जो है ना या पर्यावरण जो होता है वो जीवों के लिए अनुकूल होता है। इसी कारण से अभी अभी यहाँ पे 90 डिग्री उच्च अक्षांश में चले जाएंगे, यहाँ पे बर्फ़ ही जमा रहता है, ना पेड़ मिलेगा ना पौधा मिलेगा, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ती ही नहीं है। तो वहाँ पर जीवन जीना बहुत ही कठिन है। तो और जैसे जैसे इधर आएंगे तो जैव विविधता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जीवों के लिए पर्यावरण अनुकूल होता जाता है। और भारत का जो मानसूनी प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता का अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में विभाजन किया था व्हिटेकर ने। और क्या है अल्फा, बीटा और गामा श्रेणी, उसको देखते हैं हम लोग। जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी लोकल फेज़ के लिए, मतलब छोटे क्षेत्र के लिए होता है। छोटे क्षेत्र में कितनी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। जैसे कि बात करेंगे तो तितली है, तितली का बहुत सारा वैरायटी है। तो मान लेते हैं एक जंगल के एक भाग में 25 टाइप के 25 टाइप्स के तितलियां पाई गई हैं, तो वहाँ पर जो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी होगा वहाँ का वो 25 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो एक छोटे से क्षेत्र के लिए, मतलब लोकल फेज़ के लिए होता है। दूसरा हम लोग बात करें बीटा डाइवर्सिटी का, तो बीटा डाइवर्सिटी एक कंपैरिजन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 जंगल ले लिया हम लोगों ने, एक जंगल ए और जंगल बी। मान लेते जंगल ए में किसी भी चीज़ की जंगल ए में 20 स्पीसीज़ हैं और जंगल बी में 30 स्पीसीज़ हैं, मतलब कि 10 स्पीसीज़ यहाँ पर कॉमन आएंगे। तो ये बताता है कि जगह बदलने से बायोडाइवर्सिटी में कितना अंतर हुआ है, कितना का अंतर मिला है। तो यही होता है, कंपैरिजन के फॉर्म में होता है ये। और जो गामा डाइवर्सिटी होता है ये वाइड फॉर्म में होता है, काफ़ी बड़े स्तर पे होता है। जैसे पूरे इलाके या इकोसिस्टम में कुल कितनी स्पीसीज़ हैं उस फॉर्म में होता है ये, यानी कि पूरे लैंडस्केप की टोटल डाइवर्सिटी। यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, अल्फ़ा A4 एरिया, बीटा B4 बिटवीन एंड गामा G4 ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल बड़ा हो गया, सबसे बड़ा। बीटा बिटवीन मतलब 2 चीज़ के बीच में कंपैरिजन करके हम लोग देखते हैं। और ये लोकल एरिया, छोटे क्षेत्रों के लिए। अब आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द की बात करेंगे। ये स्टैटिक का टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में। बायोडाइवर्सिटी शब्द को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले एफ दासमैन ने जो है अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था 1968 में। कौन दिया था? एफ दासमैन ने। इनकी बुक का नाम क्या था? अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। और किस टर्म में दिया था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को बायोडाइवर्सिटी से रिप्लेस कर दिया था किन्होंने? W.G. रोजेन ने। और एग्जाम में यही आता है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको हमेशा यही ऑप्शन में मिलेगा, W.G. रोजेन। इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, जैव विविधता ग्रेडियंट, प्रवणता। मतलब कहने का मतलब कहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाया जाएगा और कहाँ पे कम पाया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। ये जो है यहाँ पर कम पाया जाएगा, यहाँ भी कम पाया जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा के पास आ जाएंगे, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहीं पर तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है, क्योंकि सालों भर जो है यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ती है और संवहन होता है और संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पर।
उसके बाद वही है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर जो है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। उसके अलावा उच्च अक्षांश की तुलना में निम्न अक्षांश में ज़्यादा होता है, हम लोग समझ चुके हैं इसको। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में निम्न क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। और भारत के कुछ यहाँ पर जैव विविधता वाले स्थल का नाम दिया है, शांत घाटी, साइलेंट वैली जो कि केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और भारत का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो है कच्छ की खाड़ी। इसको भी याद रखेंगे, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कच्छ की खाड़ी। आगे चलते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट वैसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी खास और दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है और वो जगह खतरे में है, मतलब वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसको हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे नॉर्मन मायर्स, इन्होंने ही हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है, जैसे वहाँ पर जातीय बहुलता होना चाहिए और वहाँ पर कम से कम जो है 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधा होना चाहिए, मतलब वहाँ का लोकल पौधा होना चाहिए। 70% वनस्पतियाँ वहाँ की नष्ट हो चुकी हो, ठीक है, तब उसको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। अभी विश्व में जो है टोटल 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से कि 4 भारत में है। जो पूरा दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है ना, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.3% हॉट स्पॉट में आता है। और नंबर में कितना है? 36 है, और भारत में कितना है? 4 है। अब कौन कौन से है भारत में 4? तो पहला तो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये सबसे बड़ा हॉट स्पॉट भारत में यही है, पश्चिमी घाट, और दुनिया में इसका 8वां स्थान है। उसके अलावा भारत वर्मा का क्षेत्र हो गया, और अंडमान निकोबार में सुंडालैंड का जो भाग है वो हो गया। देखिए सुंडालैंड का जो भाग है ना, मुख्य रूप से आपको थाईलैंड, मलेशिया में पाया जाता है उन क्षेत्रों में, और उसका कुछ पार्ट अंडमान निकोबार में भी आता है। तो ये 3 हो गया। एक हिमालय क्षेत्र भी है, 4 हो गया। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट जो कि सबसे ज़्यादा है इंडिया में, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। उसके बाद भारत वर्मा क्षेत्र और अंडमान निकोबार का सुंडालैंड का जो पार्ट है वो। इसको याद कर लेंगे, ये पूछता है एग्जाम में, ये चारों ऑप्शन में देके आपको पूछेगा कि इनमें से सबसे बड़ा हॉट स्पॉट भारत में कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है। या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है, तो ऐसा करके पूछ सकता है। तो आप लोग चारों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 2003 में, और ये कहाँ पर? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई। अब कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे और वहाँ पे कौन से स्पेशल प्रजाति पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में जो है आपको हिम लेपर्ड हालांकि हिमालय में भी पाया जाता है और ट्रांस हिमालय में भी पाया जाता है, यहाँ भी है हिम लेपर्ड हिमालय में। उसके बाद ट्रांस हिमालय में आईबेक्स, संगमरमरी कलर की बिल्ली और काली गर्दन वाला हंस, तो ये सब ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर भूरा भालू और हिम लेपर्ड। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर नामदफा नाम की एक गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त है। ब्लैक बग मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है और ये भी संकटग्रस्त है। आप जानेंगे कि गुजरात जो है, गुजरात में ब्लैक बग अभयारण्य भी है, और गुजरात के क्षेत्र में जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है उधर, गुजरात और राजस्थान, तो वहाँ पर खास तौर से भारत में जो है ब्लैक बग पाया जाता है। फ्लाइंग गिलहरी और लायन टेल्ड मैकॉक, ये पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला है। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। लायन टेल्ड मैकॉक कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में, ठीक है। और उसके अलावा पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था, एक माधव गॉडगिल समिति और एक के कस्तूरीरंगन समिति। ये दोनों भी याद रखेंगे, पूछ सकता है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो माधव गॉडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए IUCN का जो स्थापना किया गया वो 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
ये 1969 से रेट डाटा बुक जारी करता है। इसमें टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणियां हैं। ठीक है। IUCN के अंतर्गत ही काम करता है वर्ल्ड वाइड फंड, जो 1961 में जिसकी स्थापना की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। और उसका भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां जो फेमस है, एक है स्वस्थाने इन सीटू और एक्स सीटू बाह्य स्थाने। इन सीटू या स्वस्थाने कहने का मतलब है कि किसी भी जीव को उसके ही प्राकृतिक आवास में जहां वो रह रहा है वहां पर ही उसको जो है संरक्षित करना। जैसे इसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, वन्यजीव अभयारण्य आ जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन और झील, ये सब इन सीटू में आते हैं। ये सब याद कर लेंगे, पूछता है इनमें से कौन सा स्वस्थाने के अंतर्गत आता है, इन सीटू के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र वन और पवित्र उपवन और झील। बाह्य स्थान में क्या होता है इन एक्स सीटू में कि प्रजातियों को, जो जीव हैं, जो जाति हैं, उसको वहाँ से हटा करके एक अलग जगह ले जाके संरक्षित किया जाता है। इसमें बीज बैंक आता है, जीन बैंक आता है। बीज बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे फसल के बीज को संरक्षित करके रखा जाता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसको संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर उस किस्म के फसल को अगर नुकसान पहुंच जाए या बर्बाद हो जाए फसल, तो उस बीज का उपयोग फिर वापस से किया जा सके। उसके अलावा जीन बैंक में जो है भ्रूण को, स्पर्म को, ये सब को संरक्षित किया जाता है। आप जानते हैं कि बैल के स्पर्म को भी संरक्षित किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके। उसके बाद क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, लगभग में -200 डिग्री सेल्सियस पे। वनस्पति उद्यान हो गया इसमें। उसके बाद वृक्ष उद्यान आ जाता है, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर जो कि हम लोग स्वयं बनाते हैं, उसमें जीव जंतुओं को लाकर रखते हैं, फिर बाद में हम लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने टिकट कटवा के। तो वो भी जो है चिड़ियाघर किस में आ जाता है? एक्स सीटू में आ जाता है। 1996 में न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक जो है वो है स्वेलबर्ड द्वीप, नॉर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पे है? नॉर्वे में है, स्वेलबर्ड द्वीप पर। 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर जो है चेन्नई में बनाया गया था। और भारत में अभी सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कोलकाता में है, अलीपुर चिड़ियाघर। इसका स्थापना 1875 में किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में जो है संसद के द्वारा पारित किया गया। और राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण का गठन चेन्नई में 2003 में किया गया। नैरोबी केन्या में 22 मई 1992 को जैव विविधता सम्मेलन हुआ था। और उसी दिन से जो है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। किसने? यूएनओ ने। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था आप लोग बताएंगे? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1916 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड विलियम एल्कॉक के द्वारा किया गया था, कोलकाता में। वर्ल्ड वाइड फंड मैंने बताया था अभी, 1961 में इसका स्थापना हुआ और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके बाद एक है CITES, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ये क्या, इसका काम क्या है कि जो भी स्पीसीज संकट अवस्था में है, विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसका जो ट्रेड होता है, उसका व्यापार होता है, तो उसको रोकने का काम ये करता है। शिकार वगैरह उसका नहीं कर सकते हैं, उसी के रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? 1975 में, 1975 में। यहाँ पर हमारा ये जैव विविधता टॉपिक ख़त्म हो गया। बहुत ही जल्द आपके सामने मैं कुछ और भी टॉपिक्स लाऊंगा और